हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो बेटा जी आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7 एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल। अलग अलग यूनिट सेल की पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी को हमने देखना है, कैसे हम उसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी आगे इसको पढ़े, न्यूमेरिकल से बनते हैं इससे रिलेटेड कहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा जी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या क्या होता है कि इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल की, ठीक है। आई होप आप लोग पिछले लेक्चर देख चुके हो सभी। इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल की, और यूनिट सेल में हम लोग पार्टिकल्स लगा देते थे। तो उन पार्टिकल्स ने कितनी जगह घेर ली है, उस एरिया की हमने परसेंटेज निकालनी है, उसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग परसेंटेज। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by the spheres। आप लोग स्फेयर बोल सकते हो या फिर यहां पे वर्ड यूज कर सकते हो constituent particles in a unit cell is known as packing percentage या कह सकते हो packing efficiency। अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी का या पैकिंग परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। देखो अपने को जब भी परसेंटेज निकालनी होती है कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स जितने का पेपर था वो पॉइंट में होगा, ठीक है, जितने मार्क्स हमारे आए हैं वो ऊपर इंटू में 100। यही है, स्पेस ने जितनी जगह घेरी है और टू द टोटल कितना वॉल्यूम है, और परसेंटेज जब भी निकालेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। अभी क्या है कि हम लोगों ने सॉल्यूशन पहले स्टार्ट कर लिया था, तो मैंने आपको मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बताया था। और अगर वो ना भी बताया हो, फ्रैक्शन का मीन्स होता है डिवीजन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फीयर्स ज्यादा सही वर्ड लगेगा कि ज्यादा भी स्फीयर हो सकते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसे बेटा जी हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग यूनिट सेल के में पैकिंग परसेंटेज निकालनी होती है। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें पैकिंग परसेंटेज निकालनी है ऑफ सिंपल क्यूबिक, पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फोकस कीजिएगा ध्यान से। अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको तभी बोला था कि जो सॉलिड स्टेट है ये एक बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल चैप्टर है, ठीक है। बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं जो इमेजिनरी हैं, तो आपको इमेजिन करके बहुत चलना है इसमें, ठीक है बेटा जी। अब चलो यूनिट सेल पे आओ। यूनिट सेल किसे कहते हैं हम लोग? यूनिट सेल कुछ ऐसे होता था, कुछ इस तरह से बोल सकते हो आप यूनिट सेल को, कुछ इस तरह से। यह है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज लाइक क्यूब, ठीक है। और यहां पे इसकी हर एक की जो एज लेंथ है वो क्या है, ए। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात तो ये आपने लगा दिया, ये यूनिट सेल है, और यूनिट सेल की हर एक एज की जो लेंथ है वो कितनी है, याद रखना, वो ए है। क्यूब की हर एक एज की लेंथ इक्वल होती है, तो आप लोग लिख सकते हो एज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए, ठीक है। अब अगली बात समझो, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसमें पार्टिकल्स लगाने हैं। और क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो पार्टिकल्स इसमें कहां लगेंगे, इसमें पार्टिकल्स लगेंगे कॉर्नर्स पे। लगा दीजिए कॉर्नर्स पे कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये स्फीयर हैं, तो यहां से आप लिखोगे
रेडियस ऑफ स्फीयर। और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई? आर। क्लियर बेटा जी। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है ना, जो आपने ऊपर लगाए, ये सारे आपस में टच होते हैं। हम लोग दिखा नहीं सकते इसको, बट एक्चुअल में सारे टच होते हैं। लाइक अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसे हैं, मान लो ये ऊपर वाला फेस है, ये कॉर्नर्स हैं, तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे आपस में टच होते हैं। मैं सही कहूँ आपको, ऐसे ऐसे आपस में टच होते हैं बेटा जी। ऐसे नीचे वाले भी सारे अच्छे से टच होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये एक एज है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है बेटे जी? एक एज है। और एज की लेंथ कितनी होती है? ए। और अगर आप इसे आर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो यहां से यहां तक ये आर है, यहां से यहां तक ये भी आर है, ये आर है, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर का रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस। तो ए को अगर आप आर की फॉर्म में लिखो तो ए इक्वल टू क्या है? 2r है। क्या मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो? सिंपल सा पॉइंट मैंने बोला है। यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल इज लाइक क्यूब। ठीक है। तो एज लेंथ क्या होगी? हर एक एज की लेंथ कितनी होने वाली है? ए। अब आपने पार्टिकल्स कहां पे लगा दिए? सिर्फ कॉर्नर पे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो पार्टिकल सिर्फ कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे बेटा जी। अब अगली बात क्या किया मैंने, क्या बोला है कि एक्चुअल में सारे आपस में टच होते हैं, सारे के सारे कुछ इस तरह से टच होते हैं। ठीक है। ठीक है सर, हमने इनको टच भी कर दिया। बेटा बहुत ज्यादा इमेजिन करके चलना है। ठीक है। सारे के सारे टच में है। तो एक्चुअल में हमें हर बार क्या करना होगा, जब भी हम पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे, हमें ए में और आर में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन है एज लेंथ में एंड रेडियस में, वो निकालेंगे। तो ए को हमने आर के फॉर्म में ले लिया, ए इक्वल टू 2r है। तो यहां से आप लोग एक चीज कर सकते हो, पहला काम क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हो ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। एंड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2r। और इस 2r का क्यूब कर दो तो बेटा जी क्या बन जाएगा? 8r क्यूब बन जाएगा। अगले पॉइंट पे चलो, उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ स्फीयर कह लीजिए इन सिंपल क्यूबिक, या नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितने स्फीयर है, कितने एटम्स है, कैसे निकलेंगे? टोटल पार्टिकल 8 है, कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? यहां से वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कैलकुलेट करोगे। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी आसान सा है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वन स्फीयर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद क्या करोगे आप लोग? इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू में 100। ये होता है ना फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू में 100 आ जाता है। अब आप चेक करो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को लिख सकते हैं हम लोग 22/7 इंटू आर क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 8r क्यूब। और परसेंटेज निकालने तो इंटू में आएगा 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा। ठीक है। तो ये 8 4 टू 8 होगा, 11। ये कितना हो जाएगा? 1100/37 21। इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा जी आपका आएगा 52.4%। ठीक है। 52.4% ये आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे पूछी जाती है परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस, कितनी अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा? अब देखो ना, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है? 52.4% है। टोटल जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 मान लेते हैं ना। तो परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा? 100 माइनस 52.4 दैट इज 47.6% स्पेस ऐसा था जो अनऑक्यूपाइड था, जो भर नहीं सका। अगली बात, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होने वाली है? आई होप कि ये विजिबल हो आपको। बट सिंपली आप इनका डिवीजन करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का, और वो कितना आएगा? 0.524 आएगा। कैसे आएगा सर? क्योंकि ना परसेंटेज में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप उनको भी डिवाइड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को, तब भी आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है। इमेजिन कर लो कि वो 100 से मल्टीप्लाई ना होता तो क्या होता? 0.524 ही होता। क्लियर है? तो ये है बेटा जी पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक। जल्दी चिपकाओ इसको। ओके।
कर लिया होगा सबने। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग परसेंटेज ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अभी हम लोग पैकिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, एक चीज आपको पता होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसे बोलते हैं? इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, पहली बात तो कॉर्नर पे होंगे, एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, फोकस कीजिएगा। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये बात। ठीक है, ये है बेटा जी एक। और पार्टिकल पहली बात तो कहां पे होते हैं? रंगीन बना देते हैं, क्या दिक्कत है, बजट है अभी। ये पहली बात, पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। दूसरी बात कहां पे होंगे? दूसरी बात होंगे फेस के सेंटर्स पे। अब जैसे ऊपर वाले फेस का सेंटर ये कहीं पे होगा, नीचे वाले फेस का सेंटर यहां पे होगा, इस वाले फेस का सेंटर होगा यहाँ पे, इस वाले फेस का सेंटर होगा यहाँ पे। ये जो पीछे वाला फेस है इसका सेंटर यहाँ कहीं से होगा और आगे वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं से होगा। ठीक है बेटा जी, ये बात है। अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करनी है ए की और आर का रिलेशन। ए और आर का रिलेशन निकालना बाकी सिंपल है। तो ए का आर का रिलेशन कैसे निकालने? पहले पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे थे तो हमने एक ऐसी लाइन ले ली थी जो दो कॉर्नर को टच करती हो। अब पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी हैं और फेस के सेंटर पे भी हैं। अब पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी हैं, फेस के सेंटर पे भी हैं, तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कॉर्नर को भी टच करे और फेस के सेंटर को भी टच करे। तो क्या ये लाइन बन सकती है ऐसी, जो कॉर्नर को भी टच कर रही है और फेस के सेंटर को भी टच कर रही है, कुछ ऐसे। एंड जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि देखिए एक्चुअल में जो दिखता है हमें, ठीक है, मान लो ये ऊपर वाला फेस है, इसमें पार्टिकल्स ये दिख रहे हैं आपको कॉर्नर्स पे होते हैं, वैसे ही आपस में सारे के सारे टच हैं और इनके बीच में ये जो पार्टिकल है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे एक एक्स्ट्रा डायग्राम दिखा दूं जिसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई हो। अब इंसान रहेगा तो इंसान ही, गलतियों का पुतला ही रहेगा, है कि नहीं? ओके, ये नहीं बनाना था हमने, ऊपर वाला फेस लेना था। ये है ऊपर वाला फेस, सॉरी। तो देखिए ऊपर वाले फेस के पार्टिकल में पहले पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, तो ये कॉर्नर्स हो गए। और बीच में पार्टिकल कहां पे बेटा जी? ये फेस के सेंटर पे हो गया। तो हमें क्या करनी है? हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, हमें ये वाली ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये वाली, अब ये तो एजेस होती थी, ये तो डायगोनल है, इसकी वैल्यू निकालनी है ए बी सी मान लेंगे। तो आप लोग लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की? मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की कुछ पार्टिकल कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है। अब हमें उस लाइन की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जी ट्राइंगल एबीसी या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या होगा? एसी जो है रूट ऑफ एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब ए बी एक एज है, दिखाई दे रहा हो, ए बी एक एज है और एज की लेंथ कितनी होती है भैया? ए स्क्वायर। बीसी भी एक एज है, क्या है? एज है, तो ये भी क्या होगी? ए स्क्वायर, इसका रूट। और एसी को देखो, ये था ए बी सी, यहां से यहां तक आर, ये यहां से यहां तक आर, और आप इसको चेक करो तो ये कितना होगा? ये होगा आर, और बेटा जी ये भी कितना होगा? आर। तो टोटल कितने आर हो गए? यहां से 4 आर हो गए। ये कॉर्नर के पार्टिकल है, आधे आधे हैं, इसमें से तो पूरे में से लाइन जा रही थी। तो देखो यहां से यहां तक ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा और ये भी आर होगा। तो टोटल 4 आर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा? 2 ए स्क्वायर, ये 4 आर। अब ए के स्क्वायर से ए का रूट कैंसिल होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 2 का रूट कैंसिल क्यों नहीं हो गया? देखो अगर रूट 2 ए स्क्वायर को आप लिखना चाहो तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? रूट 2 एंड ए स्क्वायर का रूट। अब ए के स्क्वायर से ए का रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए बच्चा। अब 2 का रूट तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, कुछ 2 पे तो स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर ए पे था। ठीक है,
2 एक नंबर है, एक अल्फाबेट है, तो ये अलग अलग है, इनको सेम समझने की गलती मत करना। तो बेटा जी यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4r बाय √2 आ गई। और हमें यही करना है, हमें क्या करना है, हमें a में और r में रिलेशन निकालना है, बस उसके बाद काम आसान है। कैसे आसान है समझो। अभी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल क्या है, एक क्यूब की फॉर्म में है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो सारी सेम है, a क्यूब, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आई है, 4r बाय √2 का क्यूब। कितना आएगा बेटा जी ये, 64r³ बाय 2√2, ठीक है। अगली बात आपसे पूछ ली जाए वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पहले तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर इन एफसीसी। अब एफसीसी में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं पहली बात, और दूसरी बात कहां पे होते हैं, फेस के सेंटर पे होते हैं। तो पहली बात आप कॉर्नर लोगे, 8 × 1/8 होगा, और फेस के सेंटर कितने बेटा जी, 6 है, तो वो क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहां से सिंपल आउट करो तो जरा इसको, ये कितना आ जाएगा, 4। अभी आप लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ एंड 4 का तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। अब क्या निकाल सकते हो, पैकिंग परसेंटेज निकाल सकते हो। पैकिंग परसेंटेज क्या होगी बेटा जिसकी, बताना तो जरा। पैकिंग परसेंटेज क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है पैकिंग परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100, है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 16/3 πr³, पाई को लिख सकते हो 22/7 r³, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 64r³ बाय 2√2 इंटू में 100। मैथमेटिकल है सारे का सारा। इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो यहां से आ जाएगा 74%। कितना आ जाएगा बेटा जी, 74%। और ये सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट पैकिंग है, इससे ज्यादा हाईली एफिशिएंट पैकिंग कोई नहीं हो सकती। 74 से ज्यादा कोई भी यूनिट सेल ऐसा नहीं है जिसमें ज्यादा पैकिंग हो सके, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे पूछूं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, पैकिंग फ्रैक्शन में पता है, सिर्फ डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 0.74। और आगे आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है, बहुत ही आसान है, बट ये मैं करता हूं, आप लोग बताओ, पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। अनऑक्यूपाइड स्पेस किसे कहते हैं, जो नहीं भरा है, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं पहले बता चुका हूं, तो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, पॉज करके, और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, आगे बाद में देखना, पहले इसका आंसर कर दो, जल्दी चिपकाओ इसको। चलिए चिपका लिया, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास पैकिंग परसेंटेज ऑफ बीसीसी। हमें पैकिंग परसेंटेज निकालनी है किसकी, ऑफ बीसीसी। बीसीसी किसे कहा जाता है, भारत केमिस्ट्री क्लासेस तो तुमने याद ही रखना है अपने सर के लिए, बट बीसीसी कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। अगर आप इसको डिफाइन करो तो किस तरह से डिफाइन करोगे, दोज यूनिट सेल in which constituent particles are present at corners as well as center of body। बात खत्म हुई। बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहां होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, और सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर में होंगे। बेटा जी बहुत अच्छे समझाई आपको पिछली क्लास में सारी बातें, जरूर चेक कर लेना। तो क्या करेंगे, यूनिट सेल बनाएंगे, ठीक है सर, यूनिट सेल बना दिया। अब वो बातें तो बताने की जरूरत नहीं है ना, एज लेंथ कितनी होती है यूनिट सेल की, रेडियस कितना होता है, वो हमें पता है। तो पहली बात पार्टिकल्स कहां पे होंगे, इसमें कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है सर, कॉर्नर्स पे भी लगा दिया।
दूसरी बात कहां पे होंगे बेटा जी, बॉडी के सेंटर में होंगे। कुछ गलती कर दी है हमने, रंगीन नहीं करा। ये बेटा जी बॉडी का सेंटर हो गया, ये बॉडी का सेंटर हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। ये एक रूम है, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, कॉर्नर पे हर एक जगह पार्टिकल लगा है और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी लगा है। ठीक है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको इस साइड में दिखाऊं। और बेटा जी एक्चुअल में होता क्या है कि वो आपस में सारे टच होते हैं। आपने इमेजिन करके जानना कि वो सारे आपस में टच हैं। अच्छा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पंगे लेने हैं वो क्या लेने हैं, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कवर करेगी किसको, कॉर्नर को और बॉडी के सेंटर को। क्यों, देखो जब हमने सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे लिए थे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी थी जो कॉर्नर को टच कर रही थी। फिर हमने फेस सेंटर की बात करी तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कॉर्नर को भी टच करती है और फेस के सेंटर को भी टच करती निकले। अब बॉडी सेंटर पे आगे है, पार्टिकल कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर में है, तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कॉर्नर को टच करे और बॉडी के सेंटर को टच करे। तो बेटा जी कर दो ये लाइन ड्रॉ। ये लाइन आई थिंक कुछ ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब हमें इस लाइन की वैल्यू निकालनी है। अब इस लाइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रायंगल मानना पड़ेगा, तो ट्रायंगल हम बना देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा हम पहले ही बना चुके हैं ट्रायंगल, ये ए बी सी था और ये हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तो आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या होगा, ट्रायंगल ए सी डी में जो सबसे बड़ी है वो ए डी है, तो ए डी जो होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। अब बेटा जी ए सी हमने अभी मानना था, ये जो ए बी सी था इसको हम अभी सॉल्व करके आए हैं। अगर आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं मैं आपको याद दिला रहा हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या था, एबीसी में क्या होगा, ए सी जो है वो इक्वल होगा रूट ऑफ ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। अब ए बी कितना है, ए बी एक एज है, एज की लेंथ ए होती है, ए का स्क्वेयर, और बी सी भी एक एज है, तो यहां पर भी ए का स्क्वेयर और इसका सारे का रूट। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई थी 2a स्क्वेयर और यहां से रूट 2a। नहीं, इसके ए के स्क्वेयर से ए का रूट कैंसिल होगा तो ये बचेगा रूट 2a। आगे बढ़ो, तो ए सी की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, ए सी की जगह पे आप लोग लिख सकते हो रूट 2a का स्क्वेयर। अभी सी डी क्या है, देखो ए सी तो हमें पता है, सी डी क्या है, सी डी एक एज है और एज क्या होगी, एज क्या होगी, ए का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर, क्योंकि सी डी भी एक एज है। ठीक है बेटा जी, अब इसको सॉल्व करना, ये क्या हो जाएगा, रूट 2a का स्क्वेयर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 2a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अच्छा, एडी को आपने आर के फॉर्म में लिखना है, बताना कैसे लिखोगे। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है कॉर्नर वाला, ठीक है, ये एक स्फीयर है बॉडी के सेंटर वाला, और एक स्फीयर है दोबारा से फिर कॉर्नर वाला। ये ऐसे टच हो रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू निकालनी है आपको। ये क्या बनेगी, आर 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 एंड आर। ठीक है, तो बेटा जी एडी की वैल्यू कितनी आर हो गई, 4r, 4r। अच्छा, 2a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितना बनेगा, रूट 3a का स्क्वेयर, ऐसे, और a के स्क्वेयर से a का रूट कैंसिल होगा तो ये बना 4r, और a की वैल्यू क्या होगी, 4r बाय अंडर रूट 3, 4r बाय अंडर रूट 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये निकालना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो निकाल लेते तो फिर कुछ भी मुश्किल है, a की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो इसके बाद क्या करोगे, सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है बताना तो जरा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है a क्यूब, और a की वैल्यू कितनी आई है, 4r बाय रूट 3। इसका क्यूब करोगे, 4r बाय रूट 3 का क्यूब करोगे ना, तो वो कितना बनेगा, 64r क्यूब 3 रूट 3। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर इन बीसीसी, नंबर ऑफ स्फीयर इन बीसीसी। बीसीसी में कितने स्फीयर होंगे बताना। पार्टिकल पहली बात तो कॉर्नर पे है 8 इंटू 1/8, और दूसरी बात कहां पे है, बॉडी के सेंटर पे, यानी 1 इंटू 1/1। तो यहां से कितने आ गए बेटा जी, स्फीयर 2 आ गए। क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर।
निकालो 2 और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या करोगे भैया आप लोग, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आ चुका है, इससे आगे हम लोग करने वाले हैं पैकिंग परसेंटेज निकालने वाले हैं। पैकिंग परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में क्या होता है 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 8/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 64 3√3 आर क्यूब। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 आता है। और बेटा जी जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो कितना आएगा 68% आएगा। मैंने याद रखे हुए हैं, आप लोग सोल्व करके भी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो। ठीक है, सिंपली, ज्यादा नहीं घुसना है, लेट नहीं करना है। अच्छा, यहां से मैं आपको बोल लूं परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी होगी बेटा जी बताना जरा। परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस 68 है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 32%। मैं आपसे पूछता हूं पैकिंग फ्रैक्शन तो बताना जरा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, वो हो जाएगी 0.68, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है सिर्फ डिवाइड करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। चिपकाओ इसको जल्दी से एक बार। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखिए अब बेटा जी पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पेपर में बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ना एक टेबल बना लेना और प्लीज साथ के साथ नोट्स बनाओ, मजा तभी आएगा। ठीक है, क्या कर सकते हो आप लोग, 4 तरह के यूनिट सेल थे, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, 3 तरह के जो इंपॉर्टेंट है, एचसीसी। मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने सिखा रखे थे, क्या होता है 1 2 का 4 पेमर सिखाया है। उसके बाद जो आपको रिलेशन निकालना पड़ता है। अच्छा, पैकिंग परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, पैकिंग परसेंटेज की कितनी है 52.4%, इसकी कितनी है 68% और इसकी कितनी है 74%। ये है पैकिंग परसेंटेज। अब मैं आपसे बोलता हूं परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी होगी बेटा जी बताना जरा। अनऑक्यूपाइड क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो तो ये कितना देगा 47.6%, ये कितना आएगा 32% और ये कितना आएगा 26%। अगला आपको ए निकालना है। ए कितना होगा, यहाँ पे ए होता है यहाँ पे 2r, इसमें क्या होता है 4r/√3 और इसमें क्या होता है 4r/√2। बेटा जी ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप ये सब अच्छे से याद कर लेते हो। क्वेश्चन कोई भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बस ये था आज की क्लास में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करनी चाहिए तो जरूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।